हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग नाइट्रिक अम्ल का देख रहे थे रिएक्शन। उसी में ये आगे है कि अम्ल के रूप में नाइट्रिक अम्ल की एसिडिक रिएक्शन। तो नाइट्रिक अम्ल पहले वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन मुक्त होती है। तो जो नाइट्रिक अम्ल है, अगर धातु पे जैसे मैग्नीशियम पे, मैग्नीज पे, इन सब पे जब रिएक्शन करता है तो इसका जिस धातु पे रिएक्शन करेगा उसका क्या बनाएगा, नाइट्रेट बनाएगा। प्लस यहाँ पे ये हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। तो जो मैग्नीशियम से जब नाइट्रिक अम्ल रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई। इसी प्रकार से मैग्नीज से जब नाइट्रिक अम्ल रिएक्शन करेगा तो मैग्नीज नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से मुक्त हुआ। तो यहाँ पे H2 दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे यहाँ तो H2 निकला, यहाँ भी दो हाइड्रोजन है तो H2 निकला, और NO3 ट्वाइस यहाँ पे जो बचा था ये मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ जा करके जुड़ रहा है। दूसरा देखते हैं कि वे अभिक्रियाएं जिनमें धातुओं के नाइट्रेट और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनता है। तो पहले जब कॉपर से रिएक्शन करेंगे तो इसमें जो भी धातु लेंगे उसका नाइट्रेट बन जाएगा और नाइट्रोजन लेंगे उसका ऑक्साइड बन जाएगा। तो कॉपर से रिएक्शन में देखते हैं तो ठंडा और तनु माने कि डाइल्यूट वाला नाइट्रिक अम्ल, जिसमें नाइट्रिक अम्ल कम रहेगा और पानी की मात्रा ज़्यादा रहेगी, वो कहलाएगा तनु नाइट्रिक अम्ल या डाइल्यूट नाइट्रिक अम्ल। तो जब कॉपर और नाइट्रिक अम्ल की रिएक्शन कराते हैं तो कॉपर नाइट्रेट बनेगा प्लस H2O बनेगा, प्लस यहाँ से नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगी। अब जब गर्म और तनु नाइट्रिक अम्ल जब लेते हैं, यहाँ पे ठंडा और तनु नाइट्रिक अम्ल से नाइट्रोजन गैस निकल रहा है, ये एक रिएक्शन हुआ। इसी में अगर हम लोग क्या करेंगे, गर्म वाला लेंगे और डाइल्यूट नाइट्रिक अम्ल लेंगे, माने कि वहाँ पे ठंडा लिए थे, अब लेते हैं गर्म वाला और डाइल्यूट नाइट्रिक अम्ल। तो इसमें कॉपर और नाइट्रिक अम्ल मिलकर के कॉपर नाइट्रेट बनाएंगे, प्लस यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड और H2O बनता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो धातु था उसका नाइट्रेट बना और जो नाइट्रोजन था उसका ऑक्साइड बना। तो इसी के बारे में देखे थे। अब अगला लेते हैं गर्म और सांद्र अगर नाइट्रोजन पर ऑक्साइड लेंगे, गर्म और सांद्र जब अम्ल लेंगे नाइट्रिक अम्ल को तो नाइट्रोजन का पर ऑक्साइड मिलता है। तो यहाँ पे जो कॉपर है और नाइट्रिक अम्ल है, यहाँ पे डाइल्यूट लिए थे पहले दो स्टेप में, लेकिन इस वाले में ले रहे हैं सांद्र माने कि कॉन्सेंट्रेट, जिसमें पानी की मात्रा कम रहेगी और नाइट्रिक अम्ल की मात्रा ज़्यादा रहेगी। तो उस प्रकार से जब लेंगे तो इसमें कॉपर के साथ जब उसको रिएक्शन कराते हैं तो कॉपर नाइट्रेट बनता है और क्या बनेगा, नाइट्रोजन परऑक्साइड बनेगा NO2 प्लस यहाँ पे बनेगा H2O। तो इस प्रकार से सांद्र नाइट्रिक अम्ल लेने का प्रभाव से यहाँ पे परऑक्साइड देखने को मिलता है। अब लेते हैं सिल्वर और लेड पे। तो जब सिल्वर पे नाइट्रिक अम्ल को क्रिया कराएंगे तो कुछ भी धातु लेंगे तो उसका नाइट्राइड तो दे ही रहा है, प्लस H2O निकल ही रहा है। तो नाइट्राइड और H2O तो कॉमन है, बाकी जो बचा खुचा है उसको एक प्रोडक्ट बना देता है। यहाँ पे सिल्वर नाइट्राइड बनाएगा, प्लस NO यहाँ से बाहर निकलेगा, प्लस H2O बनेगा। अब गर्म और सांद्र अम्ल लेंगे तो NO2 बनता है। यहाँ पे तनु अम्ल ली है ना, इसमें कंडीशन याद रखना कि जब डाइल्यूट नाइट्रिक अम्ल लेंगे और सांद्र या फिर कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक अम्ल लेंगे। यहाँ पे जब सांद्र नाइट्रिक अम्ल लेते हैं तो NO नहीं बन के NO2 बनेगा। और सेम कंडीशन है, सिल्वर ही लिए हैं यहाँ भी, और ये नाइट्रिक अम्ल है तो यहाँ पे NO बना था, यहाँ पे NO2 प्लस H2O बनेगा। उसके बाद देखते हैं आयरन के साथ रिएक्शन। तो आयरन और नाइट्रिक अम्ल जब रिएक्शन करते हैं तो फेरिक नाइट्रेट और नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है।
यहाँ पे फेरिक था, इसका फिर से नाइट्रेट बन गया, प्लस यहाँ पे NO बना और H2O बना। तो नाइट्रेट, जब कुछ भी समझ में नहीं आया, सब कुछ भूल जाओगे परीक्षा में और लिखने के लिए आ जाएगा नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन, तो नाइट्रेट तो बना ही देना और जल एक ठो निकाल देना, उसके बाद जो बचा रहेगा उस हिसाब से प्रोडक्ट बनाना। तो ऐसे याद करने में सरल होगा कि नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन में नाइट्रेट तो बनना ही है। ऐसा एक ठो बेसिक बना करके इसको पढ़ना। अब मरकरी देखेंगे, तो मरकरी के साथ जब नाइट्रिक अम्ल तनु में लेते हैं तो NO बनेगा, और मरकरी के साथ जब सांद्र में लेंगे तो इसमें भी इसमें मर्क्यूरस नाइट्रेट बन रहा है, इसमें मर्क्यूरस नाइट्रेट बन रहा है और इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड बाहर निकल रहा है। और जब सांद्र लेंगे नाइट्रिक अम्ल को तो क्या बनेगा, मर्क्यूरिक नाइट्रेट और नाइट्रोजन ऑक्साइड बन रहा है। माने कि इसमें मर्क्यूरस ये NO3 ट्वाइस है, तो इसको NO3 ट्राइस होना चाहिए, क्योंकि ये ट्राइस होना चाहिए था पर यहाँ पे लिया नहीं है, नहीं ट्वाइस ही है। तो यहाँ पे मर्क्यूरस नाइट्रेट बन रहा है और यहाँ पे क्या बन रहा है, मर्क्यूरिक नाइट्रेट बन रहा है। अब अगला देखते हैं जिंक से रिएक्शन। तो जिंक के साथ जब रिएक्शन करेंगे नाइट्रिक अम्ल को तो इसमें भी नाइट्रेट बन रहा है और H2O निकल रहा है और बाकी यहाँ पे N2O बना है। जब तनु के साथ लिए हैं, तनु के साथ N2O बनेगा, साधारण के साथ लेंगे तो NO बनेगा और अति कॉन्सेंट्रेट के साथ लेंगे तो NO2 बनेगा। बाकी नाइट्रेट और जल सब में बनेगा। उसके बाद धातु और नाइट्रिक अम्ल की वे अभिक्रिया जिसमें अमोनियम नाइट्रेट बनता है। तो जब धातु माने कि जिंक, आयरन और स्टेनस ये सब लेंगे तो इसमें नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे आयरन और टिन की अति तनु माने कि डाइल्यूट वाला नाइट्रिक अम्ल लेंगे तो अमोनियम नाइट्रेट यहाँ से बनता है। अमोनियम नाइट्रेट इस वाले स्टेप में बनेगा। तो ये क्या है, धातु और नाइट्रिक अम्ल की क्रिया जिसमें अमोनियम नाइट्रेट बनता है। तो इन सब का नाइट्रेट यहाँ भी बन रहा है, जल यहाँ भी बन रहा है और यहाँ पे सबका NH4 और NO3 माने कि अमोनियम नाइट्राइड इसमें मुख्य प्रोडक्ट भी मिलेगा सब में। अब देखते हैं धातुओं की वे क्रियाएं जिसमें धातुएं थोड़ी देर अभिक्रिया करने के बाद निष्क्रिय हो जाती हैं। माने कि धातु की वे अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, जब सांद्र नाइट्रिक अम्ल लेते हैं और उस पे कोबाल्ट, निकिल, क्रोमियम जैसी धातु को अभिक्रिया कराते हैं तो कुछ देर तक अभिक्रिया होती है। उसके बाद जो ये धातुएं हैं ये सब धातु वो क्या हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगी, अर्थात किसी भी प्रकार की अभिक्रिया नहीं करेंगी और जो सांद्र अम्ल की अभिक्रिया थोड़ी देर बाद धातु की सतह पे ऑक्साइड बनने के कारण रुक जाती है। माने कि ये सांद्र अम्ल जो रहता है इनकी सतह पे ऑक्साइड बना लेगा और इन धातुओं की क्रियाशीलता नष्ट हो जाएगी, ये निष्क्रिय हो जाएंगे। तो ऑक्साइड की जो परत बन जाती है इनकी सतह पे, जो इन धातुओं में सुरक्षा करती है और सुरक्षा के लिए सुरक्षा प्रदान करते हैं और इस अभिक्रिया को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। इस कारण से ये धातुएं निष्क्रिय हो जाती हैं। अब अगला देखेंगे ऑक्सीकारक गुण में कि जो नाइट्रिक अम्ल है एक प्रमुख ऑक्सीकारक है और अधातुओं पर इसकी क्रिया ऑक्सीजन का उदाहरण है। जो भी अधातु रहेगा उस पे नाइट्रिक अम्ल की जब क्रिया कराएंगे तो इसका ऑक्सीकरण हो जाता है। तो ऑक्सीकरण जब होगा, जैसे कि यहाँ पे H2S है तो सल्फर बन गया, तो यहाँ पे H2- के रूप में था और यहाँ पे H0 चार्ज में आ जाएगा
तो 2- से 0 चार्ज में आया, माने कि ऑक्सीकृत हो रहा है। तो सल्फर जो है फेरस लवण को फेरिक लवण में और सिलिकॉन को SiO2 में बदल करके उनका ऑक्सीकरण करता है, माने कि जो नाइट्रिक अम्ल है वह प्रबल ऑक्सीकारक गुण वाला होता है। अब देखेंगे कि इसको नहीं देखते हैं, उसी को बस देखना था। अब देखेंगे कार्बनिक यौगिकों से अभिक्रिया। तो जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं जैसे कि ग्लिसरीन, कार्बनिक यौगिक माने जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने रहते हैं, यह है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन का सूत्र होता है CH2OH CHOH CH2OH। तो ग्लिसरीन में क्या करते हैं, सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करने पे ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन बनता है, माने कि यहाँ पे जो यहाँ का OH था, इसमें का 3 हाइड्रोजन हट जाएगा और तीनों हाइड्रोजन के जगह में यहाँ का NO2 जुड़ जाएगा, माने कि ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन यहाँ से बनेगा। तो इसमें का 3 हाइड्रोजन, इसमें का 3 हाइड्रोजन और इसमें का 3 ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगे, 3H2O बन के बाहर निकल जाते हैं और इसमें का 3 NO तीनों में O के बाद जुड़ जाएगा। तो यह ग्लिसरीन से क्या हो जाएगा, नाइट्रोग्लिसरीन या फिर ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, क्योंकि 3 नाइट्रिक अम्ल है। यह हो गया। जब प्रोटीन से यह क्रिया करता है नाइट्रिक अम्ल तो जैंथोप्रोटीन बनाता है। इसी कारण जो जैंथोप्रोटीन का जो कलर रहेगा वो क्या रहता है, येलो कलर का रहता है। तो स्किन हमारी जो रहेगी उसमें प्रोटीन पाया जाता है, तो उस पर जब नाइट्रिक अम्ल गिर जाता है तो त्वचा का रंग पीला क्यों पड़ता है, उस पर त्वचा पे ही जैंथोप्रोटीन ये बना देता है। अब देखेंगे स्वर्ण तथा प्लेटिनम के साथ अभिक्रिया। तो सोने को क्या बोलते हैं, आर्यनम AU, और प्लेटिनम माने कि होता है PT। इन सब पे जब अभिक्रिया करेगा तो नाइट्रिक अम्ल क्या देता है, अप्रभावित रहता है, माने कि इन पर अभिक्रिया करेगा तो स्वर्ण तथा प्लेटिनम क्या होगा, अप्रभावित रहेगा। किंतु अगर अम्लराज माने कि HCl और नाइट्रिक अम्ल का जो मिश्रण है वही कहलाता है अम्लराज, या फिर एक्वारेजिया बोलते हैं। इसको प्रैक्टिकल में भाभा पूछने वाले सर या मैम लोग आते हैं, लोग जरूर पूछेंगे अम्लराज क्या होता है। तो अम्लराज को अभी से यहीं से याद कर लो कि 3 आयतन HCl और 1 आयतन HNO3 का जो मिश्रण होता है वो अम्लराज कहलाता है, या फिर HCl और HNO3 का 3:1 में मिश्रण अम्लराज कहलाएगा, या नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 1:3 में मिश्रण अम्लराज कहलाएगा। अगर HCl को पहले लिखोगे इसको बाद में तो 3:1 हो जाएगा, और नाइट्रिक अम्ल को पहले लिखोगे HCl को बाद में तो 1:3 हो जाएगा। तो 3 अनुपात रहता है HCl, 1 अनुपात रहता है नाइट्रिक अम्ल, और इनका मिश्रण ही अम्लराज या एक्वारेजिया कहलाता है। यह जब में देखो पहले नाइट्रिक अम्ल को प्लेटिनम और आर्यनम पे डाले तो अप्रभावित था, लेकिन एक्वारेजिया में इन धातुओं को डालेंगे तो विलय हो जाएंगी, और अम्लराज जो रहता है उसकी क्रियाशीलता के कारण नाइट्रिक अम्ल का नवजात क्लोरीन में ऑक्सीकरण करना है, जो कि अत्यंत क्रियाशील रहता है। यहाँ पे आर्यनम और क्लोरीन जो रहता है HCl के प्रेजेंस में आर्यनम क्लोराइड बनाएगा, और HCl के साथ फिर से रिएक्शन करेगा तो आरो क्लोरिक अम्ल बनता है। इसी प्रकार जो प्लेटिनम है यहाँ पे क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे HCl के प्रेजेंस में तो प्लेटिनम क्लोराइड बनाएगा, और HCl से फिर क्रिया करके क्लोरोप्लेटिनिक अम्ल बनाता है। और यहाँ पे जो नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का जो मिश्रण है यही अम्लराज है।
तो अम्लराज यहाँ पे नाइट्रोक्लोराइड बनाया प्लस नवजात क्लोरीन निकाला। यही नवजात क्लोरीन कहाँ से आया है? नाइट्रिक अम्ल से नवजात क्लोरीन मिला है इसके रिएक्शन से, तो यहाँ से क्लोरीन मिला है। यही क्लोरीन इन दोनों को रिएक्शन कराने के लिए यूज होता है। अब देखेंगे कि नाइट्रिक कारक के रूप में क्या, नाइट्रिक अम्ल। तो जो नाइट्रिक अम्ल रहता है और नाइट्रिक कारक के रूप में रहता है, माने किसी भी यौगिक को नाइट्रो यौगिक में चेंज करेगा। तो कार्बनिक यौगिकों के साथ अभिक्रिया, तो जो कार्बनिक यौगिक के साथ जो सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया करता है और नाइट्रो भी उत्पन्न देता है। नाइट्रिक कारक माने कि किसी भी यौगिक में नाइट्रो ग्रुप जुड़ करके प्रोडक्ट बनाना, वो कहलाता है नाइट्रिक कारक। तो यहाँ पे बेंजीन लिए हैं, इसको किसकी उपस्थिति में, यहाँ पे लिखा हुआ है सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में। यह क्या है? नाइट्रस अम्ल है, HNO2 नाइट्रस अम्ल हो जाएगा। लेकिन ये क्या है? HONO2 माने कि HNO3, तो ये है नाइट्रिक अम्ल। तो बेंजीन और नाइट्रिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में रिएक्शन होगा और बेंजीन में नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाएगा, माने कि नाइट्रो बेंजीन बनेगा। और इसमें का OH और यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन है ये हटेगा, ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ग्रुप जुड़ेगा, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा और इसमें का OH हटा, ये सब मिल करके H2O बनाए। तो ये बनाता है नाइट्रो बेंजीन। उसी प्रकार से जो टालविन, इसमें जब बेंजीन में एक हाइड्रोजन हट करके उसके जगह CH3 जुड़ा रहता है तो उसको बोलते हैं टालविन। तो बेंजीन में एक हाइड्रोजन हटा और CH3 जुड़ा तो ये बन गया बेंजीन से टालविन। टालविन जब 3 नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन करता है इसी H2SO4 की उपस्थिति में, तो क्या बनाएगा? ट्राई नाइट्रो टालविन, या इसको बोलते हैं TNT। 1 2 3 तीन ठो नाइट्रो ग्रुप है, इसलिए ट्राई नाइट्रो और टालविन से बना है, तो ये टालविन, तो ट्राई नाइट्रो टालविन हो गया। अब जो फिनाल है वो नाइट्रिक अम्ल से इसी H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन करता है। तो देखो फिनाल कैसे बनता है, जो बेंजीन रहता है उसका एक हाइड्रोजन हटेगा, उसके जगह में OH ग्रुप जुड़ता है, तो ये कहलाता है फिनाल। और फिनाल पे नाइट्रिक अम्ल जब रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनाएगा? 1 2 3 तीन इसमें का हाइड्रोजन हटेगा और 3 ठो नाइट्रो ग्रुप जुड़ेगा। तो इसकी पोजीशन कैसे देखेंगे कि कहाँ 2 4 6 क्या है, इसको समझने के लिए जहाँ पे OH ग्रुप जुड़ा है उसको 1 नंबर देंगे। ये कार्बन है ना, 1 नंबर कार्बन, ये हो जाएगा दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठवां। तो अब 2, 1 के बाद 2, 3 के बाद 4, तो 2 4, 5 के बाद 6, तो 2 4 6, 2 4 6 और 3 ठो है तो ट्राई, और नाइट्रो ग्रुप है तो नाइट्रो, और ये फिनाल है तो फिनाल, तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनाल। और इसी को बोला जाता है पिक्रिक अम्ल। तो ट्राई नाइट्रो फिनाल या पिक्रिक अम्ल किससे बनता है? फिनाल और नाइट्रिक अम्ल की क्रिया से। और जो ट्राई नाइट्रो टालविन किससे बनेगा? टालविन और नाइट्रिक अम्ल की क्रिया से। तो ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, VVI है, इसको याद रखना कि फिनाल से या नाइट्रिक अम्ल से पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करोगे, और टालविन से या फिर नाइट्रिक अम्ल से TNT या ट्राई नाइट्रो टालविन कैसे करोगे, प्राप्त करोगे। और ये जो TNT है इसको विस्फोटक के रूप में यूज किया जाता है, इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यही है नाइट्रीकरण अभिक्रिया नाइट्रिक कारक के रूप में HNO3 का रिएक्शन। अब देखेंगे यहाँ पे कि जो लाल भूरा वलय परीक्षण या फिर ब्राउन रिंग टेस्ट जब प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें नाइट्रिक अम्ल से जब रिएक्शन होता है तो लाल भूरा रंग का जो हम लोग टेस्ट ट्यूब लेते हैं परख नली में लाल भूरा रंग का वलय बन जाता है, उसी को बोला जाता है लाल भूरा वलय। तो ये क्यों बनता है इसको देखते हैं।
तो जो नाइट्रेट का लाल भूरा वलय परीक्षण किसमें बनता है? जब हम लोग Fe2+ का परीक्षण करते हैं, माने कि Fe2+ आयन का जब परीक्षण करेंगे तो नाइट्रेट का क्या होता है? नाइट्रिक ऑक्साइड में अपचयन की क्षमता पर निर्भर करेगा। अपचयन की क्षमता पर निर्भर करेगा वलय का बनना, और यहाँ पे Fe2+ की जो क्रिया होती है उसके कारण लाल भूरे रंग का संकुल बनता है या कॉम्प्लेक्स बनेगा। और इसी जो परीक्षण में नाइट्रेट आयन के फॉर्म में जलीय विलयन में तनु फेरस सल्फेट विलयन मिलाते हैं। माने जो Fe2+ आयन रहेगा उसमें क्या करेंगे हम लोग? जलीय विलयन में फेरस सल्फेट विलयन को मिलाएंगे। फिर परक नली के किनारे को क्या करेंगे? सांद्र नाइट्रिक अम्ल डालते हैं, और सांद्र नाइट्रिक अम्ल जब डालेंगे तो क्या होगा? उसमें विलयन एवं सल्फ्यूरिक अम्ल के संपर्क की सतह पे ब्राउन कलर का परत बनता है, जो कि नाइट्रेट आयन की उपस्थिति को दर्शाता है। माने नाइट्रेट परीक्षण जिसमें करेंगे तो उसमें नाइट्रेट वाला जो विलयन रहता है, जलीय विलयन, उसमें पहले फेरस सल्फर डालेंगे, तनु विलयन। उसके बाद क्या करते हैं? परक नली में जो दीवार रहती है उसकी दीवार के सहारे उसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जैसे ही डालेंगे तो विलयन में सल्फ्यूरिक अम्ल जहाँ पर टच होगा विलयन में, उसी सतह पे ब्राउन कलर का क्या बनेगा? वलय बनेगा, और ब्राउन कलर की परत बनती है जो कि नाइट्रेट आयन की उपस्थिति को दर्शाता है। तो नाइट्रेट आयन का परीक्षण करने के लिए लाल ब्राउन वलय वाला परीक्षण करते हैं। यहाँ पे NO3- प्लस Fe2+, माने कि नाइट्रेट आयन वाला कोई विलयन है, उसमें फेरस सल्फेट का विलयन डालेंगे तो वहाँ से फेरस आयन मिलेगा। देखो प्रैक्टिकल के लिए जो विलयन मिला है वो नाइट्रेट का है, लेकिन हमको नहीं पता है, उसमें फेरस सल्फेट डाले तो वहाँ से Fe2+ आयन मिला, और जलीय विलयन है तो H+ है उसमें, तो फेरस आयन यहाँ से फेरिक आयन में चेंज हो जाएगा। अब इस फेरिक आयन में जब सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे तो सल्फ्यूरिक अम्ल से सल्फ्यूरिक अम्ल उस पर जब डालते हैं तो ये NO से रिएक्शन करता है, FeH2O6 2+, और ब्राउन कलर का इसके साथ मिल करके क्या बनाएगा? FeH2O5NO। यहाँ पे H2O6 है, यहाँ पे 5 है, तो एक H2O बाहर निकल गया और NO उसके जगह में जुड़ गया, और यहाँ का एक H2O बाहर निकला, तो इसी का ब्राउन कलर का वलय मिलता है। अगर संरचना देखेंगे तो गैसीय अवस्था में जो नाइट्रिक अम्ल की संरचना है, अब नाइट्रिक अम्ल के यहाँ तक रिएक्शन उसका कंप्लीट हुआ, उसकी संरचना देखेंगे तो नाइट्रिक अम्ल की संरचना इस प्रकार से गैसीय अवस्था में रहती है। यह हो गया HNO3 यही है। इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच बंद कोण, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच बंद कोण 102 अंश, और H और O के बीच बंद लंबाई 96 डिग्री, O और N के बीच बंद लंबाई यहाँ पे H और O के बीच बंद लंबाई 96 पिकोमीटर, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच बंद लंबाई 121 पिकोमीटर। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच बंद लंबाई यही होगा 121 पिकोमीटर। O के बीच बंद कोण 130 डिग्री, और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच बंद लंबाई 140.6 पिकोमीटर। बंद कोण को डिग्री में दर्शाएंगे, बंद लंबाई को पिकोमीटर से दर्शाते हैं। 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻12 मीटर। अब लास्ट में देखते हैं नाइट्रिक अम्ल के उपयोग। तो नाइट्रिक अम्ल के बहुत सारे उपयोग हैं। सबसे पहले विस्फोटक के निर्माण में इसका उपयोग होता है। TNT अभी जो पढ़े ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन और पिक्रिक एसिड, इन दोनों का विस्फोटक के रूप में उपयोग होता है। दूसरा, कृत्रिम रेशम बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उर्वरक बनाने में इसका उपयोग होता है।
उर्वरक में क्यों होगा? क्योंकि ये नाइट्रीकरण कर देता है। तो जो वायुमंडल में फ्री नाइट्रोजन रहता है उसको नाइट्रोजन के यौगिक में परिवर्तित कर देता है, जैसे फलीदार पौधों की जो जड़ों में होता है उस टाइप से, इसलिए इसका उर्वरक बनाने में यूज होता है। अब सोना चांदी के शोधन में इसका उपयोग होता है, धातुओं पर चित्रकारी करने और स्टेनलेस स्टील के पिकलिंग में इसका उपयोग किया जाता है। कार्बनिक यौगिकों का नाइट्रीकरण करने में, क्योंकि ये मस्त नाइट्रीकारक है। ऑक्सीजन ऑक्सीकारक और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रबल अम्ल के रूप में इसका उपयोग होता है। नाइट्रिक अम्ल का जब लैब में या प्रयोगशाला में उपयोग करेंगे तो कॉन्सेंट्रेट या सांद्र नाइट्रिक अम्ल नहीं लेते हैं, उसका डाइल्यूट सॉल्यूशन ही लिया जाता है, क्योंकि सांद्र नाइट्रिक अम्ल बहुत तीक्ष्ण झंझनाहट वाला रहता है और त्वचा पे या स्किन पे जलने या असावधानी होने से प्रैक्टिकल में जलने की संभावना ज़्यादा रहेगी, जिसके कारण डाइल्यूट HNO3 को ही वहाँ पे यूज़ करते हैं एज ए अभिकर्मक। और रॉकेट ईंधन में ऑक्सीकारक के रूप में नाइट्रिक अम्ल का उपयोग होता है। अभी के लिए बस यहीं तक। अब अगली क्लास में हम लोग देखेंगे फास्फोरस के बारे में। यहाँ तक अच्छे से आप लोग पढ़ करके, लिख करके, समझ के कंप्लीट करना। अब देखेंगे नेक्स्ट क्लास में फास्फोरस के बारे में।